हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आफाक अहमद। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में। विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु हम लोग पढ़ रहे थे। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है संचरण यानी कोरोजन। तो हम लोग देखते हैं संचरण क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई भी लोहे की चीज़ जब रखी होती है हमारे घर पे और जब वो नमी के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है। इस तरह से उसके ऊपर भूरी परत चढ़ जाती है ना, लाल रंग की या इस तरह की भूरे रंग की उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। इसको हम लोग संक्षारण बोलते हैं। लोहे में इसको अगर लगता है तो इसको हम लोग जंग बोलते हैं। इसी तरह चांदी की अगर हम लोग कोई चीज़ देखें तो चांदी की चीज़ कोई वक्त तक के आप जब खुले में रख देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद में, कुछ टाइम के बाद में उसमें कालापन आना चालू हो गया। देखिए इस तरफ में बिल्कुल सिल्वर एकदम सफ़ेद है और यहाँ तक जाते 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 उसका कलर डल होता जा रहा है, उसकी चमक ख़त्म होती जा रही है और एक लंबे टाइम अगर रख देने के बाद में उसका पूरा कलर जो है ना ब्लैक, मतलब ये एकदम ब्लैक में बदल जाता है। तो ये भी जो है संचरण का जो है एग्जाम्पल है। इसी तरह कॉपर है या इस तरह के जो पदार्थ हैं ये भी अगर हम लोग थोड़ा टाइम तक खुले में रख देते हैं तो उसकी भी परत जो है, उसकी जो चमक होती है वो चमक ख़त्म होने लग जाती है और उसके ऊपर जो है ये ग्रीन कलर की जो एक परत बनने लग जाती है, हरे कलर की एक परत बनने लग जाती है। ये हरे कलर की जो परत है ये भी संचारण की ही वजह से है। हम लोग जनरल भाषा में और लोहे पर जब ये जंग ये लगता है तो इसको हम लोग जंग बोलते हैं और जनरल भाषा में इसको संचारण बोलेंगे। ये चांदी का कलर डल हो जाना या तांबे के ऊपर जो है ये ग्रीन कलर की परत जम जाना, इसको हम लोग जंग नहीं बोलते हैं बल्कि इसको हम लोग संचारण की गिनती में लेते हैं। तो आई होप आप लोग को संचारण समझ में आ गया होगा कि संचारण क्या चीज़ है और डेली इसमें हम लोग को किस तरह से संचारण से हम लोगों को जो है काम होता है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि लोहे पर जो है ना जंग असल में लगता कैसे है या क्या वजहें होती हैं। कुछ परिस्थितियां हम लोगों ने यहाँ पर रखी हैं। 3 परिस्थितियां हैं जिनमें हम लोग देखते हैं कि किस परिस्थिति में जंग लगता है और किस परिस्थिति में नहीं लगता। हम लोगों ने यहाँ पर ना 3 परख नलियाँ ली हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहली परख नली की, ए नंबर की जो परख नली है। इसमें हम लोगों ने जो है एक परख नली में पानी डाला है और उसमें ना कील रख दी है और पानी खाली इतना भरा है हम लोगों ने, कील आधी डूबी हुई है और बाकी जो है उसमें हम लोग डॉट लगा के उसको कार्क लगा के ऊपर से और उसको हम लोगों ने रख दिया। एक लंबे टाइम के बाद में जब हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि इस पूरी कील पर जो है ना जंग लग गया है, इस पूरी कील पर जंग लग चुका है। इसी तरह से हम लोगों ने एक दूसरा सेटअप बनाया बी वाला। इसमें हम लोगों ने क्या करा, कील को पूरी तरह से जो है पानी में डाल दिया, पूरी तरह पानी भर दिया और ऊपर से है ना तेल डाल दिया। आप लोग जानते हैं कि तेल जो है वो पानी में अघुलनशील होता है। तो जब हम लोग पानी पे तेल डालेंगे तो तेल जो है ऊपर की तरफ आ जाएगा, पानी नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब तेल क्या काम करेगा कि यहाँ जो उपस्थित जो वायु है इस वायु को नीचे पानी में जाने से रोक देगा। इस पानी का और इस वायु का आपस में संपर्क ये तेल की जो परत है ना ये तोड़ देगी। जब इसका संपर्क आपस में नहीं होगा तो ये वायु से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी कीलें और एक लंबे वक्त के बाद भी अगर हम लोग जब देखेंगे तो इन कीलों पर जंग नहीं लगेगा। इसी तरह से एक तीसरा हम लोगों ने एक काम किया कि एक परख नली में कीलें रख दी और उसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड रख दिया। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड में जो है नमी की मात्रा ज़रा भी नहीं है, वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है सूखा हुआ है, पूरी तरह शुष्क है ना, पूरी तरह शुष्क है। अब क्या होगा कि जब हम लोग उसको डाट लगा कर रखा है तो यहाँ पर जो वायु की जो नमी होती है, हवा में जो नमी होती है, ये हवा की नमी को जो है कैल्शियम क्लोराइड खींच लेगा, है ना। इस हवा की जो नमी को वो कैल्शियम क्लोराइड अपनी तरफ खींच लेगा। तब हवा में नमी नहीं बचेगी, सिर्फ हवा बचेगी, लेकिन उसकी नमी जो है वो कैल्शियम क्लोराइड ने ले ली। ठीक, अब जब हवा में नमी नहीं है तो फिर जो है वो कील नमी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी और इसकी वजह से हम लंबे टाइम के बाद भी जब देखेंगे तो ये कील जो है सूखी, मतलब हम लोग को इरिटीज़ मिलेगी, उसके ऊपर कोई जंग लगा हुआ नहीं मिलेगा या कोई संचारण जो है इसका नहीं होगा। तो 3 परिस्थितियों में हम लोगों ने देखा कि पहली जो परिस्थिति थी जिसमें लोहे की कोई भी चीज़ वायु के या नमी के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में जब आई तब जो है उसके ऊपर जंग लगा। लेकिन जब उसकी आर्द्रता और नमी हम लोगों ने जब ख़त्म कर दी किसी भी तरीके से, यहाँ पर तेल की परत से ख़त्म करी थी, यहाँ पर जो शुष्क कैल्शियम क्लोराइड की हम लोगों ने परत लगा दी थी, जब इसके ज़रिए से हम लोगों ने ख़त्म कर दी तब जो है ये इसके ऊपर संचारण नहीं हो रहा है। मतलब संचारण कब होगा, जब वायु और वायु के साथ में नमी
ये दो चीज़ें आपस में उस लोहे से कांटेक्ट करेंगी, जब उससे रिएक्शन करेंगी तब जाकर जो है किसी चीज़ में जंग लगेगा, वरना जंग नहीं लगेगा। तो ये तीन चीज़ें थी जो आप लोग को समझ में शायद आई होंगी, जो आप लोग की बुक में भी इसके एग्जाम्पल्स है। आगे देखते हैं संचारण। जंग लग जाता है या इस तरह ख़राब हो जाती है कोई चीज़ें, तो उसको ख़राब होने से या जंग लगने से बचाने के लिए कुछ उपाय हैं। बहुत सिंपल सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने घर में भी जो है देखते होंगे। आपने घर में देखा होगा कि अगर हम लोग कोई लोहे की चीज़ ऐसे ही साधारण रख देंगे तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा, लेकिन हमारे घर में मौजूद टेबल, कुर्सी या ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कलर किया हुआ है, तो वो कलर की हुई जो चीज़ें होती हैं वो आप देखेंगे कि वो लंबे वक्त तक रहती हैं, लेकिन उसके ऊपर जंग नहीं लगता। लेकिन जहाँ जिस टेबल, जैसे हमारी टेबल है, उसके किसी पोर्शन से अगर कलर निकल गया है तो उसके ऊपर जंग लगना, उसने इतने पोर्शन पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। तो संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग चीज़ों को पेंट कर देते हैं, उसको कलर कर देते हैं, उसको पोत देते हैं। इसी तरह से तेल और ग्रीस लगाकर भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। किसी चीज़ पर अगर हम लोग तेल और ग्रीस लगा दें और उसको लंबे टाइम तक रख दें, तब भी जो है वो वायु से उसका कांटेक्ट और नमी से उसका कांटेक्ट जो है ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ जो है मतलब उसके ऊपर जो है जंग नहीं लगता है। एक और चीज़ आती है यशद लेपन। यशद लेपन, लोहा है, स्टील है, इनके ऊपर जंग नहीं लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर ना जिंक का, जस्ते का, या उसके ऊपर ना हम लोग परत चढ़ा देते हैं उस पर, या एक तरह समझ लीजिए कि जस्ता या जिंक जो है उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं। इसको यशद लेपन बोलते हैं। जिंक को पेंट कर देते हैं, जिंक को परत उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, इसको यशद लेपन बोलते हैं। एक लेप चढ़ा दिया हम लोगों ने उसके ऊपर, जिंक और जस्ते का, लोहे और स्टील के ऊपर, जिसके ज़रिए से जंग नहीं लगता है, इसको हम लोग यशद लेपन बोलते हैं। इसी तरह से क्रोमियम का लेप चढ़ा देंगे, है ना। इसी तरह से एनोडीकरण है। एनोडीकरण हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बस इतनी सी सिंपल चीज़ समझ लीजिए कि किसी धातु को के ऊपर हम लोग विद्युत अपघटन विधि द्वारा जो है एक उसके ऊपर एक परत चढ़ाते हैं ताकि जो है वो वायु से संपर्क में नहीं आए, उसका संचरण ना हो। और एक और जो अहम चीज़ होती है वो है मिश्र धातु बनाना, यानी हम लोग धातु को सिंपल या नॉर्मल फॉर्म में रहने की बजाय उसका हम लोग मिश्र धातु बना दें, कोई और ऐसे धातु उसके साथ मिला दें जो संचारण जिसका नहीं होता है या जिसमें जंग नहीं लगता है। अगर हम लोग उसको उसके साथ मिला देंगे तो उन दोनों की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और उस पर जंग नहीं लगेगा। सिंपल सा एग्जांपल है, लोहा जो है जंग लगता है, लेकिन वहीं एसएस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, उसके ऊपर जंग नहीं लगता, वो मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है, हम लोगों ने उसको बनाई है एक दो चीज़ें मिलाकर, ठीक है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है संचारण से बचाने के लिए कि हम लोग मिश्र धातु जो है बना दें। तो ये पेंट करना, तेल लगाना, ग्रीस लगा कर रखना, यशद लेपन करना, क्रोमियम लेपन करना, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाना, ये सारी चीज़ें जो है संचारण से सुरक्षा करती हैं। मिश्र धातु के बारे में एक चीज़ और मिश्र धातु के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए। मिश्र धातु या मिश्र धातु कुछ भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। मिश्र धातु बोलते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई हम लोग दो धातुओं को आपस में कैसे जो है उसका मिश्रण बनाएंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जिस धातुओं को हम लोगों को मिलाना होता है उसको हम लोग गला लेते हैं। अच्छा, चूँकि धातुओं का जो है तापमान अधिक तापमान पर गलती है, तो हम लोग बहुत अधिक तापमान पर इसको जो है ना गला लेते हैं, उसको पूरा पिघला कर लिक्विड फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर दोनों चीज़ों का आपस में मिलता है और फिर उसके बाद में जो है ना वो मिश्र धातु बनती है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु में एक चीज़ समझ लीजिए, एक तो होता है अमलगम। अमलगम बोलते हैं, अमलगम है तो मिश्र धातु, लेकिन अमलगम में ये दोनों धातुओं में से अगर कोई एक धातु पारद या पारा, अगर पारा है तो उसको हम लोग है ना अमलगम बोलेंगे। ऐसी मिश्र धातु को हम लोग अमलगम बोलेंगे अगर दोनों धातुओं में से कोई एक धातु, कम से कम कोई एक धातु जो है अमलगम पारा हो, तो हम लोग उसको मिश्र धातु को अमलगम बोलेंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि सोने के जो आभूषण बनते हैं, है ना, जो जेवरात बनते हैं, आपके बुंदे हैं कान के या नेकलेस है ना, हार है गले का, या चूड़ियाँ हैं, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये सोने से बनती हैं। सोने में हम लोग जानते हैं कि शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट होता है।
शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट होता है ना। अगर 24 कैरेट सोने से हम लोग कोई चीज़ बनाएंगे तो बनेगी नहीं, तो हम लोग उसमें कोई मिलावट कर देते हैं, है ना। उसमें किसी चीज़ की मिलावट कर देंगे। जनरली दो चीज़ों की मिलावट होती है, चांदी और तांबा। चांदी और तांबा हम लोग मिलाते हैं और उसको जो है उसका कैरेट कम हो जाता है। देखो 24 कैरेट जो है उसका एक पर्टिकुलर एक नाप हम लोग एक तरह समझ लो। जनरली जो भारत में जो आभूषण और जो जेवर बनते हैं वो 22 कैरेट के बनते हैं, 22 कैरेट के बनते हैं। 22 कैरेट बोले तो उसमें 22 भाग जो है 22 भाग जो है सोने के हैं और 2 भाग जो है वो कोई और चीज़ के हैं, या चांदी के हो सकते हैं या तांबे के हो सकते हैं। तो 22 भाग जो है वो सोना है और बाकी 2 भाग जो है वो कोई और धातु हम लोगों ने उसके साथ मिलाकर बनाई है। सोने के आभूषण बनाने के लिए उसमें मिलावट ज़रूरी होती है, वरना जो है वो आभूषण में मोड़ लाना सब चीज़ें बनेंगी नहीं। तो इसलिए 24 कैरेट की बजाय 22 कैरेट सोने का जो है उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ये भी एक तरह की जो है मिश्र धातु है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने पढ़ाया है। और अगर आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझने में नहीं आई है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके भी, मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा।